हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी शेयर कर रही हूँ। आइए सुनते हैं। रोको भाई, यहीं पर उतरना है, वो बीच सड़क पर रिक्शे वाले को मुखातिब करते हुए बोली थी। मगर बाजी, अभी तो आपकी मंजिल दूर है, फिर क्यों रिक्शा रुकवा रही हैं? रिक्शे वाला हैरत से बोला था। बस भाई, हमें यहीं उतार दें, वो बेताबी से बोली। क्या हुआ सलमा तुम्हें? हमें तो आगे जाना है, यहाँ कहाँ उतर रही हो? रानिया जो अब तक खामोश थी मुंह बनाते हुए बोली। बस तुम उतरो, मैं फिर बताती हूँ, उसने उसे तकरीबन खींचते हुए कहा। अच्छा बाबा, उतर रही हूँ, गिराओ तो नहीं? रानिया ने झल्लाते हुए कहा। उफ खुदाया, कसम से सलमा, तुम एकदम पागल हो। सिर्फ इस बूढ़े बरगद के दरख्त की खातिर तुम यहाँ उतरी हो? वाकई लोग ठीक कहते हैं कि तुम्हारी ऊपरी एक मंजिल यकीनन खाली है। रानिया ने सलमा को बड़ी वारफ्तगी से बरगद के दरख्त को देखते हुए कहा, जबकि सलमा महवियत से दरख्त में खोई हुई थी। तुम्हें क्या पता इस दरख्त में क्या है? मैं तो उसे देखकर खो सी जाती हूँ। देखो, इसकी लंबी घनी शाखें बिल्कुल किसी हसीना के लंबे बालों की तरह इसके इतराफ फैली हुई है। इसकी खुरदुरी छाल में अजीब सा गुदाज है। इसकी कशिश मुझे अपनी तरफ खींचती है। खुदा के लिए बस करो सलमा, तुम तो यूं इस फजूल दरख्त के शान में कसीदे पढ़ रही हो जैसे ये दरख्त ना हो तुम्हारा महबूब हो। वाकई तुम्हारी एक नहीं, ऊपर की सारी मंजिलें खाली हैं। कर लिया ना दीदार, अब चलो, देर हो रही है, वो गुस्से से कहती हुई बोली। रानी सहन में लगे नलके पर धड़ाधड़ कपड़े धोने में मगन थी। उफ खुदाया, कितनी बार इनसे कहा है वॉशिंग मशीन ला दें, मगर मजाल है जो कान पर जूं रेंगती हो। हाथ से कपड़े धो धोकर मैं आधी रह गई हूँ, मगर इन्हें क्या? वो कपड़े तार पर फैलाती हुई बड़बड़ा रही थी। अरे रानी आपी, क्या हुआ? किस पर गुस्सा निकाल रही हैं? दरवाजा भी खुला छोड़ रखा है, मुन्ना बाहर गली में मट्टी में खेल रहा है, कुछ होश करें। आजकल हालात नाजुक हैं, सलमा घर में दाखिल होते हुए कहने लगी। रानी उसकी खालाजाद बहन थी। क्या होश करूं? मैं तो हलकान हो गई हूँ। सुबह से अली को तेज बुखार है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। दुआ के स्कूल से आने का वक्त हो रहा है। दानियाल भी लंच घर में ही करते हैं। अब तुम बताओ, मैं अकेली जान और 100 काम। मैं तो उलझ के रह गई हूँ। अगर पता होता कि शादी के बाद जिंदगी जंजाल बन जाएगी तो कभी शादी ना करती। नाजुक अंदाम रानी अपने दुखड़े सुना रही थी। अरे अरे रानी आपी, ऐसा नहीं कहते, हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, क्यों परेशान होती हो? अच्छा छोड़े इन बातों को, आप अली को लेकर हॉस्पिटल जाएं, घर के काम मैं देख लूंगी। शुक्रिया चंदा, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे काम आती हो। अच्छा ये तो बताओ कैसे आना हुआ? वो आप ही, मैं यहाँ रानिया के पास आ रही थी तो अम्मी ने कहा कि रानी से कहना शाम को हमारे घर कुछ जरूरी काम है। हाँ हाँ, याद आया। अच्छा, खाला ने जो काम जिम्मे लगाया है उसका तुम्हें अंदाजा तो है ना? वो मायने खेज अंदाज में बोली। हाँ जानती हूँ, मुझे ठिकाने लगाने की प्लानिंग हो रही है चुपके चुपके, सलमा ने हंसते हुए कहा। रानी वापस आई तो मारे हैरत की गुमसुम सी खड़ी रह गई। उसे गए हुए बमुश्किल 20 मिनट ही हुए थे। डॉक्टर न मिलने की सूरत में वो यूं ही उल्टे कदमों वापस आ गई थी और वो ये देखकर शशदर थी कि पूरा घर चमचम कर रहा था। तमाम धुले कपड़े तार पर फैले हुए थे, कटी हुई तरकारी पककर तैयार थी, सिंक के गंदे बर्तन साफ सुथरी हालत में अपनी जगह जगमग जगमग कर रहे थे, और ये तमाम काम सिर्फ 20 मिनट में हो गए। ये क्या माजरा है सलमा? अभी मुझे गए हुए थोड़ी ही देर हुई थी और तुमने सारे काम निपटा लिए इतनी जल्दी? बस देख लो आपी, आपको तो पता है मैं सारे काम चुटकी बजाते करती हूँ, वो खिलखिलाते हुए बोली, जबकि रानी किसी सोच में पड़ गई। सलमा के हवाले से बहुत सी अजीब अजीब बातें रिश्तेदारों में फैली हुई थीं, जो अब उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थीं। वाकई कुछ तो सदाकत है इन बातों में। क्या सोच रही हैं आपी? सलमा ने उसे पुकारा। कुछ नहीं, बस यूं ही। हाँ खाला जान, सलमा के लिए मैं भी बहुत परेशान हूँ, आप ठीक कहती हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं और सच कहूँ तो मैं भी खुद उसके बारे में शक में पड़ी हुई हूँ। आपको पता है कल उसने मेरे ड्राइंग रूम के भारी भरकम सोफे अकेले खिसका लिए। मैं तो हैरान ही रह गई। आपको किसी मौलवी वगैरह के पास जाना चाहिए, आगे उसकी शादी का भी मसला है, रानी अपनी खाला को समझाते हुए कह रही थी। वो तो ठीक है, मगर वो तो किसी के पास जाने को तैयार ही नहीं होती। उसके अब्बू के इंतकाल को भी 2 साल गुजर गए हैं। मैं अकेली जान कब तक उसे घर में बिठा कर रखूंगी? चाहती हूँ जल्द से जल्द वो अपने घर की हो जाए, मगर इतनी खूबसूरत होने के बावजूद कोई उसका हाथ थामने को तैयार नहीं। पता नहीं क्या बनेगा। सलमा की माँ ये कहते हुए रोने लगी थी। बस अम्मा, मैंने कह दिया है, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सलमा से। आखिर क्या कमी है इसमें? आमिर ने हतमी लहजे में कहा। अरे लड़की क्या बावला हो गया है? माना सूरत सीरत की अच्छी है,
मगर उस पर जन्नात हैं। ना बाबा ना, मैं तो कभी भी तुम्हारी शादी उस लड़की से ना करूं। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली। कौन कहता है उस पर जन्नात है? उसने झल्लाते हुए कहा। कहना किसने है? रानी से पूछ लो, खानदान भर को पता है उस किस्से का। अम्मी अगर ऐसी बात है तो उसका इलाज भी तो होगा। मैं खुद किसी आमिल से बात करूंगा। आमिर के लहजे से लगता था कि वो किसी कीमत पर सलमा से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। देखो बेटे, ये इतना आसान नहीं, ये जान जोखों का खेल है। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती, वो उसे समझाते हुए बोली थी। मगर आमिर नाराजगी से कमरे से बाहर निकल गया। बाबा जी, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया हूँ, बहुत सौ को आजमा चुका हूँ, मगर सब बेसूद रहा। मेरा यकीन डगमगा कर रह गया है। आपसे पहले मैं जिस दर पर भी गया, वहाँ वक्त और पैसे के ज़िया के बावजूद मेरा काम नहीं हो सका। आमिर ने इल्तिजाई लहजे में आमिल बाबा से कहा। बच्चा, पहले 5,000 रुपए और अपने महबूब की कमीज मुझे ला दो। ऐसा अमल करूंगा कि आइंदा वो जिन कभी तुम्हारे महबूब के पास नहीं आएगा। और बच्चा, ये पैसा भी हम अपने लिए नहीं बल्कि इस मुश्किल अमल के अखराजात के लिए ले रहे हैं। आमिल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा था और आमिर मशीनी अंदाज में सर हिलाता रहा और फिर उसने फौरन ही 5,000 रुपए आमिल बाबा की हथेली पर रख दिए। 2 रोज बाद जब आमिर बाबा जी के दर पर मतलूबा सामान लेकर गया तो ये देखकर उसके औसान ही खता हो गए कि सिर्फ बाबा बल्कि उनकी कुटिया भी वहाँ से गायब थी। पता करने पर उसे इतना मालूम हो सका कि बाबा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और वो वजह बताए बगैर कहीं कूच कर गए हैं। उस दिन वो एक और बड़े आमिल को सलमा के पास लेकर गया था, जिसे देखते ही सलमा आपे से बाहर हो गई थी। आमिल उसका इलाज तो क्या करता, खुद उसकी जान के लाले पड़ गए। सलमा के जिन ने उसकी वो दुर्गत बनाई कि आमिल को भागते ही बन पड़ी। उसके जाने के बाद सलमा ने आमिर को गुस्से से घूरते हुए कहा, देखो आमिर, मेरे मामले में ना पड़ो, मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरी मंजिल कुछ और है, तुम्हारी कुछ और। मगर आमिर सलमा की बातों को नजरअंदाज करते हुए एक के बाद एक आमिल को लाता रहा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक रोज रानिया यहाँ तक कहानी सुनाकर खामोश हो गई। फिर क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। फिर मेरा भाई आमिर सलमा को ठीक करते करते खुद पागल हो गया। जैसा कि तुम देख रही हो, मैं कराची मेंटल हॉस्पिटल की एक नर्स हूँ। रानिया मेरी क्लास फेलो और दोस्त थी, जिससे मेरी मुलाकात आज अचानक हुई। वो अपने पागल भाई के इलाज के सिलसिले में आई हुई थी और अपने भाई के पागल होने की कहानी सुना रही थी। रानिया, आखिर क्या वजह थी कि कोई भी आमिल उस दिन से सलमा की जान नहीं छुड़ा सका? मैंने अपने जहन में कुलबुलाता सवाल उसके सामने रख दिया, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं था। रानिया ने अजीब से लहजे में कहा। मगर क्यों मुमकिन नहीं था? मैंने उलझन में पूछा। क्योंकि उस पर कोई जिन नहीं बल्कि वो खुद जिन जाती थी। क्या मतलब? मारे हैरत के मेरी चीख निकल गई। हाँ हुरिया, जिस बरगद के दरख्त की वो दीवानी थी, वहीं उसका और उसके खानदान का बसेरा था। ये तमाम बातें एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग ने आमिर को बताई थी, मगर वो इन बातों पर यकीन करने के बजाय आमिलों के चक्कर में पड़ा रहा और नतीजतन खुद पागल हो गया। दरअसल बहुत सालों पहले जब बचपन में सलमा और उसके वालिदैन कार में जा रहे थे, उस दरख्त के पास एक हादसे में सलमा फौत हो गई थी और वो नेक और हमदर्द जिन्नात जो उस दरख्त पर आबाद थे, उन्होंने अपनी बेटी को सलमा की जगह दे दी ताकि उसके वालिदैन दुखी ना हो। तब से वो सलमा बनकर आंटी और अंकल के साथ रह रही थी। ताहम हकीकत आश्कार होते ही वो वापस चली गई है अपनी दुनिया में। मैं हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। अस्पताल से वापसी पर जब मैं बरगद के उस दरख्त के पास से गुजरी तो मुझे एक नामानूस सी खुशबू अपने इतराफ महसूस हुई थी और मैं सोच रही थी कि वाकई दुनिया इसरार से भरी है, जहाँ हर लम्हे अकल को दंग कर देने वाले वाकयात ज़हूर पजीर होते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।